आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की। वैसे तो कुछ रिश्ते कुदरती ऐसे बने हुए हैं जिनमें छोटी मोटी नोकझोंक होना लाजमी है, जैसे नंद और भाभी का रिश्ता, साले का बहनोई के साथ, या यूं कहिए बहनोई का ससुराल वालों के साथ में, सास और बहू का रिश्ता। तो इनमें एक मीठी नोकझोंक या तीखी नोकझोंक लाजमी बात है, लेकिन ऐसा आपने बहुत रेयर सुनने को मिला होगा, ऐसा बहुत ही कम आपको सुनने को मिला होगा कि एक सास ने अपनी बहू की सुपारी दे दी। यानी हाथापाई, लड़ाई झगड़े, ये सब तो एक आम बात है, लेकिन एक सास क्या अपनी बहू की सुपारी भी दे सकती है? तो ये कहानी एक ऐसे ही कत्ल की कहानी है जिसमें एक सास ने अपनी बहू की सुपारी दी थी। कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोएडा से। 5 सितंबर दोपहर का वक्त होता है, जब घर के आंगन में एक लड़की जिसका नाम सोनी होता है अपनी 10 साल की बच्ची के साथ सो रही होती है। और उसका एक कजन जो दिल्ली में सीए की तैयारी कर रहा होता है, उसका नाम पीयूष होता है, वो भी घर में मौजूद होता है, वो दूसरे कमरे में होता है। तभी कुछ लोग बाइक पर आते हैं और आने के बाद अंदर घुसते हैं, और घुसने के बाद सोनी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। लगभग 3 गोलियां सोनी को लग जाती हैं। गोलियों की आवाज सुनकर जब पीयूष भागता है और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, इतने में ही 2 लोग जो बाइक पर आए थे वो फरार हो जाते हैं। अब गोलियों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि सोनी लहूलुहान हुई हुई है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, उसको गोलियां लगी हुई हैं। सोनी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और इधर उसके हस्बैंड, यानी जो सोनी के हस्बैंड थे, उनका नाम था मौसम, उनको खबर की जाती है। मौसम को खबर करते ही मौसम भी वहां आ जाता है। लगभग 5 सितंबर दोपहर की एक घटना होती है, और रात होते तक सोनी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इधर पोस्टमार्टम हो जाता है, अगले दिन शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस के सामने कुछ अनसुलझे सवाल आते हैं कि कहीं से भी कोई शक की सुई किसी के ऊपर जाती ही नहीं है। हर तरीके से, हर एंगल से जांच की जाती है कि आखिर कौन दिन दहाड़े बाइक पर आया और सिर्फ सोनी को ही निशाना बनाया गया। तभी जो मौसम होता है, सोनी का हस्बैंड, वो कहता है कि मुझे एक व्यक्ति पर शक है। और जब वो उस व्यक्ति का नाम लेता है तो पता चलता है कि जो मरी थी, यानी कि जो सोनी थी, वो मौसम की दूसरी बीवी थी। इससे पहले सोनी की ऑलरेडी शादी हुई थी बिहार में रहने वाले एक विनोद नाम के लड़के से। काफी टाइम तक दोनों साथ में रहे। लगभग 10 साल शादी को होने के बाद उनकी एक बच्ची हुई। बेटी होने के 1 साल के बाद ही सोनी और विनोद का तलाक हो गया। यानी आपस में बनती नहीं थी, झगड़े रहते थे, मारपीट करता था विनोद। कुछ उसको आदतें भी थी ड्रिंक वगैरह करने की, नशा करता था। उसके बाद बीवी से हाथापाई होती थी, घर में हर वक्त का कलेश था, तो दोनों ने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद सोनी के ही गांव की रहने वाली एक गीता होती है, जिनका बेटा होता है मौसम। सोनी और मौसम में मेलझोल होता है, प्यार हो जाता है, और फिर मौसम सोनी से शादी कर लेता है, उसे अपने घर ग्रेटर नोएडा ले आता है। लेकिन जो गीता थी, उन्हें कहीं ना कहीं ये बात खटकती थी कि मेरा बेटा कुंवारा है, और उसने एक शादीशुदा महिला से शादी की है, और इतना ही नहीं, उसकी एक बच्ची भी है। 10 साल की बच्ची साथ में लेकर के आई थी सोनी। सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था, सब कुछ ठीक था। तभी 5 सितंबर को ये घटना हो जाती है। अब इधर विनोद से के ऊपर पूरा शक आता है कि भाई दुश्मनी में, क्योंकि उसकी बेटी भी साथ ले आई थी सोनी, तो कहीं इस चक्कर में तो उसने सोनी को नहीं मरवा दिया कि मेरी बेटी अब शायद मेरे पास आ जाए। इधर पुलिस जो है वो सारे ही एंगल से जांच करती है कि अगर विनोद बिहार में रहता है और घटना हुई है ग्रेटर नोएडा, तो कोई ना कोई बंदा कैसे ना कैसे तरीके से तो आया होगा। तभी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के चलते 5 सितंबर दोपहर को मोबाइल की लोकेशन सबकी चेक की जाती है कि इस एरिया में उस टाइम कितने मोबाइल एक्टिव थे। तभी उनमें से 2 लोगों का मोबाइल उस टावर पर आता है जहां पर सोनी का घर था, उसी के आसपास दिखाई देता है। उन 2 लोगों को पकड़ लिया जाता है, जिनका नाम होता है सचिन और उमेश। अब सचिन और उमेश को जब पकड़ लेती है पुलिस, तो उनसे पूछताछ करती है अपने ढंग से। काफी मारा पिटाई होती है उनके साथ में, उनकी अच्छे से पिटाई भी की जाती है। तभी उमेश से और सचिन से पुलिस पूछती है कि बताओ, विनोद ने तुम्हें कहाँ सुपारी दी, विनोद ने कैसे मरवाया है सोनी को? अब सचिन और उमेश कहते हैं कि हम तो किसी विनोद को जानते ही नहीं, हमें तो किसी विनोद ने नहीं दी है, कोई सुपारी नहीं दी। अब पुलिस और कड़ी पूछताछ करती है, नाम खोलने को तैयार नहीं। जब काफी पिटाई हो जाती है उसके बाद वो कहते हैं कि हमें गीता मौसी ने
सुपारी दी है 1 लाख रुपए की। 50,000 रुपए हमें एडवांस में दिए गए और बाकी के 50,000 रुपए काम होने के बाद हमें मिलने थे। अब जब पुलिस के सामने ये नाम आता है कि आखिर गीता मौसी, तो पता चलता है कि जो गीता है वो सचिन को जानती थी। और कैसे जानती थी? जो सचिन के पिता थे वो आरटीओ में एक एजेंट का काम करते थे और वहीं जो है गीता के हस्बैंड भी यानी कि मौसम के पिता भी काम करते थे। अब इस तरह सचिन का भी आना जाना था, तो सचिन और गीता एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और गीता को ये भी पता था कि दोनों उठाए गिरे हैं, इनसे कुछ भी काम कभी छुटर पुटर कराया गया इस तरह का तो ये कर भी देंगे। इधर सास बहू के सीरियल और सुपारी और इन सब की नॉलेज भी थी गीता को किस तरीके से ये सब काम होते हैं। तो गीता ने सचिन को तैयार किया था कि तुम इस तरीके से मेरी बहू का काम कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगी, जिसके चलते 50,000 एडवांस दे दिए गए थे। उसी को नजर में रखते हुए सचिन ने 5 तारीख का दिन चुना यानी 5 सितंबर का और दोपहर में आकर सोनी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अब इधर गीता को अरेस्ट कर लिया जाता है उन दोनों के बयान पर। जब गीता को अरेस्ट किया जाता है तो वो मुकरती है, पहले तो मना कर देती है कि नहीं, मेरी बहू तो मेरी लाडली थी और मैं बहुत प्यार करती थी और जब सोनी मरी, जब उसकी मृत्यु हुई तो सास का रो रो कर बुरा हाल था और ये सब लोग गवाह थे, सब लोग जानते भी थे कि सबसे ज्यादा सास रो रही थी कि मेरे बेटे का घर खराब हो गया, मेरे बेटे का घर उजड़ गया। तो किसी को शक जा ही नहीं सकता था गीता के ऊपर। अब पुलिस जब खूब पूछताछ कर लेती है और गीता मना करती रहती है, तभी वो उमेश और सचिन को उसके सामने लाकर बिठाती है और जब सचिन और उमेश गीता के सामने सारी कहानी सुनाते हैं तब गीता अपना सच कबूल करती है और तब कहती है कि हाँ, मैंने ही सुपारी दी थी सचिन को और सचिन ने अपने साथ उमेश को भी शामिल किया था क्योंकि अकेले का ये काम नहीं था। फिर गीता से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें बहू से परेशानी क्या थी? कोई भी सास अगर बहू को पसंद नहीं करती तो नोकझोंक रहती है, लड़ाई झगड़ा करती है, अलग कर देती है बहू बेटों को कि भाई अलग हो जाओ, अलग रह लो, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तुमने सुपारी ही दे डाली? गीता बताती है सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरा बेटा बहुत अच्छा बेटा था, मेरी बहुत सेवा करता था, मेरे लिए चीजें भी लाता था, मुझे हाथ में पैसे भी देता था, मैं घर का खर्च अच्छे से चलाती थी। लेकिन 1 साल पहले जब से शादी की है मौसम ने सोनी से, तब से सब कुछ बदलता चला गया। मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया, ना तो मुझे पैसे देता है खर्चे के, ना ही घर का कोई कामकाज में हाथ अपनी बीवी का बटाता है, मेरे पर कोई ध्यान नहीं देता। जो बेटी वो साथ लाई है उसको घुमाता फिराता है, मुझसे पूछता भी नहीं कि घूमने चलना है या नहीं चलना है। जो भी तनख्वाह आती है, जो भी कमा कर लाता है, अपनी बीवी के हाथ में रखता है और मेरा बेटा मेरी तरफ देखता भी नहीं, सारा दिन अपनी बीवी अपनी बच्ची की तरफ रहता है। अब ये सब बातें मुझे जो है धीरे धीरे मेरे अंदर सुई की तरह चुभ रही थी कि जो बेटा मेरा इतना अच्छा बेटा था, जो मेरी बात सुनता भी था, मेरे पास बैठता भी था, अब उसके पास ना तो वक्त है, ना पैसा है, ना मेरे लिए लाने को कोई चीज है। पहले मुझे चीजें भी ला कर दिया करता था, गिफ्ट लाता था, अब वो सारी चीजें अपनी बीवी को ला करके देता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोनी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मेरा बेटा कुंवारा था और उसने एक शादीशुदा बच्ची वाली से शादी की थी। इसी बात के चलते मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं सोनी को ही रास्ते से हटा दूं, ये हट जाएगी तो मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाएगा। अब जब सब लोग ये कहानी सुनते हैं तो खुद मौसम को भी यकीन नहीं होता कि इस तरीके की घटना हो गई है और माँ ने ही मेरी बीवी की सुपारी दी है। और जब पुलिस सारी कड़ियां जोड़ रही थी तभी पता चला कि लगभग 1 महीना पहले गीता ने अपने बहू बेटों के खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी थाने में जाकर और उस रिपोर्ट में बाकायदा ये सब दर्ज था कि मेरा बेटा मुझे मानता नहीं है, समझता नहीं है, मुझे खर्चे के पैसे नहीं देता, मेरी बहू भी मुझे बहुत परेशान करती है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। तो पुलिस को भी इन सब चीजों से लगा कि जब एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसने कंप्लेन भी लिखाई है, अपनी बहू से परेशान भी थी, ये बच्चे से भी परेशान थी, तो इसी ने ही सुपारी दी है। तो ये थी पूरी कहानी। लेकिन इस कहानी में आप ये देखिए कि एक माँ ने अगर वो चाहती तो अपने बेटे को समझा भी सकती थी, अपने बहू बेटे को अलग भी कर सकती थी, या हो सकता है बहू से बात भी कर सकती थी। अब जिस बेटे की चाहत में कि बेटा उसके पास वापस आ जाए, अब वो शायद उसको कभी ना मिल सके। क्यों? क्योंकि जिस एज में आज गीता है, इसके बाद लगभग 15 से 20 साल की सजा होनी आम बात है, क्योंकि कत्ल की सजा है, मेन जो एक्यूज है वो गीता है। तो जब सजा होगी लगभग इतनी होगी। अगर गीता की उम्र इस वक्त 45-50 साल है तो सोचिए 65-70 साल तक वो जेल में रहेंगी। कब तक रहें ये डिपेंड करता है अदालत के फैसले पर, सजा पर। तो अब बेटा वैसे भी नहीं मिलेगा। इधर जो बेटा अपने सुख शांति के लिए शादी करके आया था, उसकी बीवी भी चली गई। अब एक बेटी की और जिम्मेदारी उसके ऊपर बढ़ गई है बिन माँ की। तो इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा असर पड़ा वो पड़ा मौसम के ऊपर कि माँ का भी एक टेंशन कि माँ ने ऐसा काम किया और उधर बीवी भी जो है मर गई है।
तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।